आज के इस वीडियो में बताएंगे रेखा और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। तो यह देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा, तो जिससे दोनों बच्चे समझ पाए, हिंदी माध्यम के भी इंग्लिश माध्यम के भी। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हर एक चीज आपको परिभाषा यानी डिफिनीशन तथा उदाहरण के साथ समझाया गया है, और इसे इस तरह से बताऊंगा कि आप रफ कॉपी या फेयर कॉपी पे अपने नोट करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, रेखा और कोण को समझते हैं। तो घबराइए नहीं, ज्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ना है, हंसते हुए खेलते हुए कूदते हुए पढ़ो तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, वक्र किसे कहते हैं, सब कुछ समझेंगे। एकदम बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि भैया रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, और किरण किसे कहते हैं, और वक्र किसे कहते हैं। अब बस आप ध्यान से समझो, मैं आप ही से पूछूंगा और आप ही उत्तर भी बताओगे, ठीक है। अब आप सोच रहे हो हम अपने घर में बैठे हैं तो कैसे बताएंगे, बताओगे, पहले सुनो तो। अब यहाँ पर सबसे पहले समझो कि रेखा किसे कहते हैं, यानी लाइन। इसी को हिंदी में पहले बताते हैं, जिसकी कोई मोटाई नहीं होती है और लंबाई क्या हो, अनंत हो, यानी लंबाई कितना भी दूरी तक चल जाए। हमें रेखा क्या होता है, हमेशा सीधे में होती है, रेखा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। रेखा हमेशा क्या होती है, सीधी। जैसे ये सीधा है ना, तो ऐसी तरह से अगर यहां से निकली है रेखा तो ये अनंत तक ऐसी चली जाएगी, बहुत दूर, जहां तक आप देख भी ना पाओ। तो रेखा ऐसी होती है। बात समझ में आया। रेखा किसे कहते हैं, अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, जो एक सीध में हो, जिसकी कोई मोटाई नहीं होती है और उसकी लंबाई क्या हो, अनंत हो, उसका पता ही ना चले, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। अब समझ में आ गया ना, कोई पूछेगा फट्टा से बता दोगे। अब वक्र किसे कहते हैं, जरा ध्यान दो, इसमें नहीं लिखा है, मैं बताता हूं वक्र किसे कहते हैं। वक्र जो होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को ही हम लोग वक्र बोलते हैं। ये भी क्या होती है, अनंत तक चली जाती है, लेकिन टेढ़ा ही मेढ़ा ही जाएगी। अगर यही सीधे जाए, सीधे लाइन में जाए तो इसी को हम लोग रेखा बोलते हैं, और टेढ़ा मेढ़ा जाए तो उसको हम लोग वक्र बोलते हैं। समझ में आ गया इतनी चीज। अब अंग्रेजी वाला बच्चा सोच रहा होगा का गुरुजी हमको को समझाओ अंग्रेजी में कुछ, तो यहाँ पर हिंदी वाले भी समझो। ए स्ट्रेट पाथ विथ नो थिकनेस दैट एक्सटेंड्स फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन का मतलब, जैसे ये एक रेखा है, अब चाहे यह इधर बहुत दूर तक चल जाए, चाहे यह इधर बहुत दूर तक चल जाए, इसका कोई पता आता नहीं होता है। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं रेखाखंड किसे बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। बोला है कि रेखा का एक हिस्सा जिसके दो निश्चित अंत बिंदु होते हैं उसे हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। रेखाखंड उसे बोलते हैं जिसके दो निश्चित बिंदु हैं। जैसे ये एक रेखा है ना, ये एक रेखा है, तो इसका एक निश्चित बिंदु ये है और इसका एक निश्चित बिंदु यह है। यानी अगर यह लाइन यहाँ से शुरू होकर चलती है तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी ए बिंदु से चली तो बी बिंदु तक जाके अगर खत्म हो जा रही है, उसी को हम लोग बोलेंगे रेखाखंड बोलेंगे। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू फिक्स्ड एंड पॉइंट। रेखा का एक हिस्सा जिसके दो निश्चित अंत बिंदु होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। अच्छा, आपसे अगर पूछ दे कोई कि भाई बता कि रेखाखंड किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, उसके कंधा पर ऐसे हाथ रखना, बोलना कि बाबू हो, यहां से अगर कोई लाइन शुरू हो रही है, यहां से इस बिंदु से, और इस बिंदु तक जाकर खत्म हो जा रही है, उसी को हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। और उसको ना समझ में आए तब क्या करना जानते हो। अब जैसे मान लो आप गाँवों पर रहे, चाहे जहाँ रहो, स्कूल में जो जमीन होता है उसी पे आप ना ऐसे हाथे से एक पॉइंट बनाना और एक पॉइंट यहाँ बनाना, और उस दोनों पॉइंट को सीधी लाइन में मिला देना, बोल देना इसी को क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं पगलू। जब अब आपको बताते हैं किरण किसे बोलते हैं। क्या किरण किसे बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा मस्त उदाहरण से समझाया जा सकता है। सूर्य की रोशनी देखे हो, लाइट की रोशनी देखे हो, इन सभी को किरण बोलते हैं। क्या, किरण। इंग्लिश में इसी को रे बोलते हैं। अब इसका तनी परिभाषा सुनो, बहुत मस्त है। एक प्रारंभिक बिंदु से शुरू होकर एक ही दिशा में अनंत तक जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। अब सूर्य का रोशनी है, अगर आ रही है, ऊपर से आ रही है, आप अपने घर का दरवाजा बंद कर दोगे तो बाहर रुक जाएगी, लेकिन जैसे दरवाजा खोलोगे तुरंत घरे में आ जाएगी। और घरे में आ जाएगी कब, रेखा। तो वही बतिया है ना, रेखा हमेशा एक सीधा में आती है, और घरे में मुक्का उक्का हो, घर में देखो मुक्का, छोटा सा मुक्का हो, तो सूर्य का रोशनी वो मुक्का में से एकदम सीधा घरे में आती है।
तो कोई पूछे किरण किसे कहते हैं? एक प्रारंभिक बिंदु से शुरू होकर एक ही दिशा में अनंत तक जो जाती है उसी को हम लोग किरण बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या हुई, मान लो किरण शुरू हुई, अब एकदम सीधे रूप में ये अनंत तक चल जाए, इसी को हम लोग किरण बोलते हैं। और रेखा और किरण में अंतर क्या है? रेखा और किरण में ये अंतर है कि भैया इसकी कोई मोटाई नहीं होती है और यह लंबाई जो होती है इसकी अनंत तक होती है। ये भी क्या होती है, एक जगह से शुरू होती है तो एक ही दिशा में क्या चल जाती है, अनंत तक चली जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, और किरण किसे कहते हैं, और वक्र किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रेखा के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रेखा के प्रकार। अब जरा समझो कि रेखा किस किस तरह की होती हैं, बात समझ में आया? तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताता हूं पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखा। समांतर रेखा किसे कहते हैं? जैसे यहां पर मैं कुछ यार एक कलम है का हमरे पल्ले। समांतर रेखा, जैसे यहां पर ध्यान दो, ये मेरा हाथ है ना, सीधा में है, और ये मेरा दूसरा वाला हाथ क्या है, सीधा में है। ठीक दिख रहा है कि नहीं? अब दिख रहा होगा ना। तो इस हाथ और इस हाथ जो मेरा एकदम सीधे है कि नहीं, तो इसी को समांतर रेखा बोलते हैं। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, ट्रेन का पटरी देखे हो, ये एक ट्रेन का पटरी है, ये एक ट्रेन का पटरी है। जैसे ये आगे सीधा बढ़ रहा है, ये भी सीधा भी बढ़ रहा है, यानी एक दूसरे से थोड़ा भी दूर नहीं हो रहा है। तो ऐसी लाइन जहां भी रहे उसी को समांतर रेखा बोलते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, एक लाइन में इस तरह से सीधा खींचता हूं, दूसरी लाइन में इस तरह से इसी के समान सीधा खींचता हूं, इनके बीच की जो दूरी हो चाहे जहां वह समान होती है, तो इन्हीं रेखाओं को क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। बात समझ में आ गई नहीं? इसी को हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं। आइए अब इसके परिभाषा को थोड़ा समझते हैं। लिखा है कि वे रेखाएं जो आपस में कभी नहीं काटती, यानी वे रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती है और इनके बीच की दूरी समान होती है, उन रेखाओं को समांतर रेखा बोलते हैं। आपके दिमाग में अब फिट हो गया होगा। इन्हीं को इंग्लिश में पैरेलल लाइन बोला जाता है। अब चलो आपको समझाते हैं प्रतिच्छेदी रेखा किसे बोलते हैं। क्या? प्रतिच्छेदी, जिसे इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। अब जैसे देखो, एक लाइन इस तरह से आई है और दूसरी लाइन, ये वाली जो लाइन है, इसको इस तरह से आकर यहां पर क्या कर दी, काट दी। बीच में देखो काट दी कि नहीं? जैसे यहां पर एक लाइन इस तरह से गई और एक लाइन आके यहां पर इसको कट कर दे रही, कट करते हुए आगे बढ़ गई, यानी ये बीच में इसको काटी कि नहीं? वही चीज ये जो काटी है, इसी ऐसी जब भी लाइन कहीं पे भी दिखाई देगा तो ऐसी लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं? अब प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को चाहे जिस एंगल पे काट दें, चाहे 10 डिग्री पे काटें, चाहे 20 डिग्री पे, चाहे 90 डिग्री पे, चाहे जिस एंगल पे। ठीक, अब यहां पर एक आगे है लंब रेखा किसे बोलते हैं। लंब रेखा किसे बोलते हैं? जैसे ये एक क्या है, सीधी लाइन है। क्या है? सीधी लाइन है। अब इस पे से ये ऊपर आकर एक सीधी लाइन इसको काटते हुए आगे बढ़ जाए तो ये जो कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है। तो जहां पर एक सीधी लाइन हो और दूसरी सीधी लाइन आकर उसको सीधी 90 डिग्री पे काट दे तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब रेखा बोलते हैं। यानी ऐसी रेखा को क्या बोलेंगे, लंब रेखा बोलेंगे। बात समझ आएगा कि नहीं? अब आपको एक और रेखा समझाते हैं जो कि इसमें लिखना मैं भूल गया, जिसका नाम है तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा क्या करती है, जैसे दो समांतर रेखा इस तरह से गई हो या तीन समांतर रेखा इस तरह से गई हो, कोई रेखा आए इनको इस तरह से काट दे तो ये जो रेखा काटती है इसी को हम लोग तिर्यक रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं। बस ये आपको जानना जरूरी है। इन सबको जब जानते रहोगे ना तब क्वेश्चन आता है तब उनको आप लगा पाओगे। चलो अब आपको आगे समझाते हैं। यहाँ पर लिखा है संगामी रेखा, इन सबको कॉपी पे नोट करते हुए चलो। इसको बोलते हैं कंकरेंट लाइन। अब इसका परिभाषा क्या है, एक ही बिंदु से गुजरने वाली दो से अधिक रेखाएं कैसी होती हैं, संगामी रेखाएं होती हैं। ये कह रहा है कि एक ही बिंदु से, जैसे ये क्या है, ये एक बिंदु है। अब बोल रहा है कि एक ही बिंदु से गुजरने वाली दो से अधिक रेखा, अगर एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक रेखा गुजरती हैं तो ऐसी रेखाओं को संगामी रेखा बोलते हैं। जैसे ये एक बिंदु है, अब यहाँ से एक रेखा क्या हुई, इधर चली गई, यही सेम रेखा इधर आगे बढ़ गई, एक रेखा आई इसको इस तरह से काटते हुए आगे बढ़ गई, दूसरी काटते हुए इधर बढ़ गई, तीसरी काटते हुए इधर बढ़ गई, चौथी काटते हुए ऐसी इधर बढ़ गई। यानी एक ही बिंदु से ये इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई और इधर आई, यानी एक ही बिंदु से होके कुल गुजर रही है ना। और अगर सब आ रही हैं तो एक ही बिंदु पे आके मिल रही हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, संगामी रेखा बोलते हैं। एक ही बिंदु से गुजरने वाली दो या दो से अधिक रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं,
संगामी रेखा होती हैं। फिर से जरा समझो, एक ही बिंदु से गुजरने वाली एक या एक से अधिक रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। अब उदाहरण आपको देते हैं, बड़ी बढ़िया उदाहरण दिया है। साइकिल के पहिए की तीलियां कैसी रेखाएं होती है? संगामी रेखाएं होती हैं। जो आपके क्या होती है, मोटरसाइकिल होती है, वो भी संगामी रेखाओं में रहती हैं। लेकिन आजकल एलॉय व्हील हो गया है, तो एलॉय व्हील ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। सबसे सही उदाहरण साइकिल का है। साइकिल में तीली क्या होती है? एक ही जगह पर आकर ऐसे ऐसे मिली रहती है, ठीक। तो वो कैसी रेखाएं? संगामी रेखाएं हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं बिना बताए कि कोण किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? यानी दो ठो लाइन रहेगी, उनके बीच में जो भी स्पेस दिखेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। समझ में आया? अभी समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो परिभाषा लिखा है, जब दो किरणें एक ही प्रारंभिक बिंदु से निकलती हैं, जब दो किरणें एक ही प्रारंभिक बिंदु से, यहां से ये किरण निकली और यहीं से ये निकल गई, किरण निकलती हैं, तो उनके बीच के फैलाव को कोण कहते हैं। इसके बीच का ये जो फैलाव है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। यहां से एक लाइन इधर चल गई, यहां से एक लाइन इधर चल गई, और इसके बीच की जो दूरी होती है इसी को हम लोग कोण बोलते हैं। और ये जो लाइन है इसी को हम लोग इंग्लिश में आर्म बोलते हैं, हिंदी में इसी को भुजा बोलते हैं। और ये जो बिंदु है इसी को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। और ये जो इनके बीच की दूरी हो उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। अब बीच की दूरी अगर कम रहेगी तो कोण कम होगा, बीच की दूरी ज्यादा रहेगी तो कोण ज्यादा होगा। कोणों के प्रकार, तो इसमें हम लोग पार्ट 1 लिखा हूं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले न्यून कोण किसे बोलते हैं? इंग्लिश में इसी को अक्यूट एंगल बोला जाता है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो कोण होता है उसी को न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है? एक सीधी लाइन इस तरह से रहती है, दूसरी सीधी लाइन इस तरह से आके मिल जाए, तो इसके बीच जो ये कोण बनता है इसी को 90 डिग्री का कोण बनता है। अब बोला है यहाँ पर कि 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा। इसका कहने का मतलब एक अगर सीधी लाइन है, एक अगर सीधी लाइन इस तरीके से है, 90 डिग्री से छोटा का मतलब चाहे 90 डिग्री से कम, तो लाइन हमेशा क्या? इधर झुकी रहेगी। अब ये एक कोण बन गया, या इस तरह से एक लाइन आई, लाइन क्या इसको यहाँ पे आके कट कर दी, तो ये जो कोण बन रहे हैं ये सारे कोण 90 डिग्री से क्या? छोटे होंगे। अब ये 90 डिग्री के आसपास है तो इसका मतलब 80 डिग्री का होगा। ये क्या होगा? मान लो आपका 30 डिग्री का होगा। तो ये सारे कोण जो 90 डिग्री से कम के होते हैं, 90 से कम, चाहे 80 बोलो, 85 बोलो, 89 बोलो, 70 बोलो, 75, 30, 35, 10, 20, 1, 2, 3, ये सबके सब क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। यानी जो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़े हों उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये देखो न्यून कोण का फिगर भी बनाया हुआ है। इस तरीके से एक लाइन है और दूसरी लाइन 90 डिग्री से क्या कम है, और 90 डिग्री क्या बोलते हैं? एक सीधी लाइन अगर यहाँ पर आके कट कर दे तो ये जो पूरा कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है। और यहाँ पे क्या है? ये सारे कोण 90 डिग्री से कम है, इसीलिए ये क्या है? न्यून कोण है। दूसरा क्या होता है? समकोण किसे बोलते हैं? तो 90 डिग्री के कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। मजा आया कि नहीं? 90 डिग्री का अगर कोई कोण है उसी कोण को हम लोग समकोण बोलते हैं। और 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है? बहने बना के तो दिखाए थे यार। अब देखो एक सीधी लाइन है, दूसरी सीधी लाइन आकर इस पे कट कर दी, तो ये जो बीच का कोण बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का कोण बोलते हैं। इसी को हम लोग समकोण बोलते हैं। इसी को अंग्रेजिया में राइट एंगल बोला जाता है। और नियम क्या लिखा है? ठीक 90 डिग्री के कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण या राइट एंगल बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग समझते हैं अधिक कोण किसे कहता है। इंग्लिश में इसी को ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है। लिखा है कि 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा जो होता है उसी को अधिक कोण बोलते हैं, उसी को अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको समझाऊं कि 180 डिग्री का कोण कैसे बनता है। एक बिंदु है, यहां से एक लाइन इधर चल गई, यहां से एक लाइन इधर चल गई, इनके जो ये बीच का यानी ये जो बीच का पूरा कोण बनता है इसी को 180 अंश का कोण बोलते हैं। अब 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है? एक लाइन है बिंदु, यहां पर एक लाइन इधर चल गई और एक लाइन सीधे चल गई, और इसके बीच का जो दूरी है ये 90 डिग्री का कोण है। यानी अगर इधर एक लाइन बढ़ाऊं तो ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, 91, 92, 93, 94, 95। इधर बढ़ाऊं तो और बड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। और यही अगर सीधे कर दूं तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई नहीं? जब बात समझ में आ गया तो आराम से समझ ले जाओगे।
अब बोला है यहाँ पर क्या 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो छोटा हो, तो ऐसे कोणों को क्या अधिक कोण बोलेंगे। तो ये देखो क्या है 90 डिग्री यहाँ पर बनता है, 90 डिग्री से बड़ा बनाया है, और 180 डिग्री ऐसे बनती है तो 180 डिग्री से कम का बनाया है, तो ऐसे कोणों को हम लोग क्या बोलेंगे अधिक कोण बोलेंगे। इंग्लिश में इसी को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। चलिए आगे समझते हैं सरल कोण किसे कहते हैं। क्या सरल कोण, इसी को रिजु कोण भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसी को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। लिखा है कि ठीक 180 डिग्री का कोण जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सरल कोण, उसी को रिज कोण, उसी को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है घड़ी में ठीक 6 बजे का समय क्या होता है 180 अंश का कोण होता है। जैसे मैंने क्या बताया था, एक बिंदु इस तरह से है और यहाँ से एक लाइन इधर सीधे चल जाए, यहाँ से एक लाइन सीधे इधर चल जाए, तो इनके बीच में ये जो पूरा कोण बनता है ये 180 अंश का क्या कोण बनता है। बस इसी को हम लोग स्ट्रेट एंगल, इसी को हम लोग सरल कोण, इसी को रिज कोण बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर बोला है कि रिफ्लेक्स एंगल यानी पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोण को हम लोग क्या बोलते हैं पुनर्युक्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब 360 अंश का कोण कैसे बनता है जरा ध्यान दो। जैसे ये एक बिंदु है, यहां से एक लाइन इस तरीके से है और दूसरी लाइन सेम इसी पे है, समझ में आया। ये लाइन यहां तक है, ये यहां तक है, और ये जो इनके बीच में ये जो पूरा कोण बनता है इसी को 360 बोलते हैं। अब अगर आपसे बोलेगा कि रिफ्लेक्स एंगल यानी पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। 180 डिग्री का कोण कैसे होता है, यहाँ पर एक बिंदु दे दे, ये सीधी लाइन, तो 180 डिग्री का कोण ये होता है। अब जब भी कोण 180 डिग्री से बड़ा बनाओगे 360 डिग्री से छोटा, तो चाहे इधर खींच दो, चाहे इधर खींच दो, चाहे इधर, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के हमेशा नीचे ही सारी लाइनें आनी चाहिए। तो ऐसे जो भी कोण बनेंगे वो कैसे पुनर्युक्त कोण बनेंगे, समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, ये क्या है सीधा नहीं खींचा है, मान लो ये एक सीधी लाइन है इस तरीके से, समझ में आया कि नहीं। इसको काट पीट दो, ठीक। अब यहाँ से एक जो कोण बनेगा और दूसरी लाइन इधर नीचे है, तो ये क्या है, ये क्या है 360 डिग्री पूरा होती है, तो उससे नीचे है, और ये इधर क्या होता है पूरा 180 होता है, 180 से भी नीचे है। तो ये जो पूरा कोण बन रहा है ये क्या होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। तो ऐसे जितने भी कोण बनेंगे उन्हें पुनर्युक्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब संपूर्ण कोण किसे बोलते हैं, 360 अंश के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं संपूर्ण कोण, उसी को इंग्लिश में कंप्लीट एंगल बोला जाता है। अब इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके में देखो कंप्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण किसे कहते हैं, वे दो कोण जिनका कुल योग ठीक 90 डिग्री का होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पूरक कोण। इंग्लिश में इसी को कंप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। ये चीज ध्यान देखना, जैसे दो कोण हैं उन दोनों कोणों को जोड़ो और 90 डिग्री के बराबर आ जाए, उन्हीं कोणों को हम लोग क्या बोलेंगे पूरक कोण। अब जैसे कोई भी दो कोण, जैसे यहाँ पर 20 अंश का एक कोण ले लो, एक कोण आपका कितने अंश का ले लो 70 अंश का, 70 अंश का। अब 20 और 70 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये कैसे कोण होंगे, ये पूरा कोण हो जाएंगे। जैसे कोई 50 अंश का कोण हो जाए और कोई क्या हो जाए 40 अंश का कोण हो जाए, तो 50-40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ऐसे कोण कैसे कोण कहलाएंगे पूरा कोण कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये 30 अंश का कोण है, ये 60 अंश का कोण है, तो 30 + 60 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी कोण होते हैं इनको हम लोग कैसा कोण बोलते हैं पूरा कोण बोलते हैं। वे दो कोण जिनका कुल योग ठीक 90 डिग्री हो तो इन्हीं को हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल या पूरा कोण बोलते हैं। अब समपूरक कोण किसे कहते हैं इसको जरा समझो। समपूरक कोण किसे कहते हैं, वे दो कोण जिनका कुल योग ठीक 180 डिग्री होता है उन्हीं को सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण बोला जाता है। जैसे मान लो एक कोण 50 अंश का है, एक कोण 130 अंश का है, तो 130 और 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो ऐसे कोण जो भी होंगे इन्हीं को समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा। मान लो एक कोण क्या है, एक कोण 150 अंश का है और दूसरा क्या है 30 अंश का है, तो इन्हीं को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो ऐसे कोण हमारे कैसे कोण होते हैं समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इनका प्रयोग होता है सवालों में लगाने में। जब ये पता रहेगा कि समपूरक कोण हो क्या होता है और आपका क्या कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल पूरा कोण क्या होता है, तब आप आराम से लगा ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ मस्त चीज बताने वाला हूँ, ध्यान देना समझ में। जैसे यहाँ पर बोला है कि आसन्न कोण और रैखिक जोड़ा क्या होता है। इंग्लिश में इसी बोला है द नेगबोर्स
और एडजेसेंट एंड लीनियर पेयर, इतने चीज आपको बताएंगे। जरा सबसे पहले सुनो, एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण किसे बोलते हैं। यहां पर लिखा क्या है, जिनका शीर्ष बिंदु एक हो और एक भुजा उभय निष्ठ हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग आसन्न कोण बोलते हैं। बोला है कि जिनका शीर्ष बिंदु एक हो। जैसे यहां पर देखो क्या है, ये शीर्ष बिंदु है। अब इसी बिंदु से क्या ये भी लाइन गई है, ये भी लाइन गई है, ये भी लाइन गई है। अब यहां पर जरा ध्यान दो, जिनका शीर्ष बिंदु एक हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब जैसे ये अगर एक लाइन है और ये एक लाइन है, इनके बीच में ये जो लाइन जा रही है, इसी को उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं। यानी जानते हो क्या होता है, जैसे दो भाई हैं, एक को घर बना है और दोनों अलगौजी अगर कर लेते हैं यानी अलगा जाते हैं, तो बीच में जो दीवार खींची जाती है, यानी इस दीवार के उस पार दूसरा भाई, इस दीवार के उस पार दूसरा भाई, उसी को हम लोग उभयनिष्ठ दीवार बोलते हैं। और इसी में ये क्या कर रहा है, ये एक लाइन है और एक लाइन ये गई है और बीच में एक लाइन ये आ गई है, तो ये लाइन जो है इन दोनों के कोणों को बांट देगी। तो ये कैसी होगी, ये उभयनिष्ठ भुजा होगी। और इसी में क्या होता है, ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये दोनों क्या होते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। यहां पर देखो लिखा है, लाइक टू नेगबोर्स रूम्स शेयरिंग, ये तो मान लो उल्लू पल्लू वाला एग्जांपल दे दिया, छोड़ो इसको। लीनियर पेयर किसे बोलते हैं, रैखिक जोड़ा। रैखिक जोड़ा किसे कहते हैं, एक सरल रेखा पर बने दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, उसी को हम लोग लीनियर पेयर यानी रैखिक जोड़ा बोलते हैं। जैसे क्या है, ये एक बिंदु है, इस बिंदु से एक लाइन इधर चल गई, एक लाइन इधर चल गई, और यहां पर एक चीज और लिखा है, एक सरल रेखा पर बने दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक जोड़ा या लीनियर पेयर बोलते हैं। जैसे यहां पर देखो, ये क्या है, मान लो 30 अंश का कोण है और ये क्या है, मान लो 150 अंश का कोण है। अब अगर 150, ये कितना है भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ 30 है, 150 और 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो अगर ऐसे दो आसन्न कोण है, आसन्न का कोण यानी सटा हुआ कोण एक दूसरे से, और इन दोनों को जोड़ो, अगर उन दोनों का योग अगर 180 आ जाता है, तो वो लीनियर पेयर यानी रैखिक जोड़ा के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कोणों को लीनियर पेयर बोला जाता है। अगला है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे राक्षसों वाला कोण है, वही है, ये है। अब यहां पर देखो, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसको बोलते हैं द सीजर एंगल्स। अब यहां पर हिंदी में लिखा है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखो, शीर्षा मतलब राक्षसिनी भी थी रामायण में। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, जैसे यहाँ पर मैं एक लाइन खींचता हूँ, एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ, एक लाइन इससे खींच देता हूँ, ये जैसे ये इसको ऐसे फिर से खींचता हूँ यार, ऐसे एक लाइन है, एक लाइन इसको ऐसे काट दी। अब इसमें कह क्या रहा है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, ये लाइन एक रेखा हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक दूसरे को काट दी, उनके आमने सामने का कोण, जैसे ये जो कोण है और ये जो कोण है, आमने सामने का कोण कहलाएगा, और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये 50 अंश का है तो ये भी 50 अंश का होगा। उसी तरह से दूसरे कलर से अब आपको बताते हैं तब ना, जैसे ये वाला जितना होगा उतना ही ये भी होगा। अगर ये मान लो 80 अंश का होगा तो ये भी 80 अंश का होगा। तो ऐसे जहां पर भी आपको कोण दिखाई दें, वो कैसे कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इसी को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है, और इसी को इंग्लिश में द सीजर एंगल भी बोलते हैं। अब कुछ बच्चा बोलेगा कि यहाँ कैंची काहे छाप दिया है। कैंची, अगर कैंची को ऐसे खोलोगे तो आगे मुंह खोलता है, पिछवाड़ा भी उसका खुलता है। पिछवाड़ा मतलब पीछे वाला हिस्सा। अब यहाँ पर ये बीच वाला क्या हो गया, बीच का क्या हो गया, बिंदु हो गया। ठीक है, ये बीच का बिंदु हो गया। अब जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। बात यह समझ में आया कि नहीं। इसी को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने की जो कोण हो वो बराबर हो तो उसी को शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। अब कुछ आपको रेखा से संबंधित चीजें बताता हूं, इस चीज को जरा समझो। समांतर रेखा और क्या, तिर्यक रेखा। कैसी, समांतर रेखा और आपको तिर्यक रेखा में समझना है। जैसे यहां पर देखो, ये एक समांतर रेखा इस तरह से गई है, दूसरी ये वाली समांतर रेखा गई है। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहां पर आपको समझना क्या है, संगत कोण किसे कहते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल किसे बोलते हैं। एक ही दिशा में स्थिति के कोण हमेशा बराबर होते हैं और उनको कैसा कोण बोलते हैं, उन्हीं को संगत कोण बोला जाता है। एंगल ए बराबर एंगल 5, यानी एंगल ए जितना होगा उतना ही एंगल 5 होगा। तो ऐसे कोण, जैसे जितना ये कोण होगा उतना ही ये भी होगा,
तो ऐसे कोण हमेशा कैसे होते हैं, संगत कोण होते हैं, एक ही दिशा में। जैसे ये भी इधर ही बना है, ये भी इधर ही बना है, तो ये एक ही दिशा में बोला है, तो एक ही दिशा में स्थिति के कोण हमेशा बराबर होते हैं और इन्हीं कोणों को संगत कोण बोला जाता है। अगर एंगल मान लो एक जो है 60 अंश का होगा तो एंगल 5 भी क्या होगा, 60 ही अंश का होगा। समझ में आया कि नहीं। अब चलो आपको दूसरा चीज समझाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण समझो, एंगल 2 बराबर एंगल 6। एंगल 2 जितना होगा उतना ही एंगल क्या होगा, 6 भी होगा। अगर ये 50 अंश का है तो ये भी क्या होगा, 85 अंश का होगा। उसी तरह से एंगल 4 जितना होगा एंगल 8 भी उतना ही होगा, एंगल 3 जितना होगा एंगल 7 भी इतना ही होगा। बात समझ में आया। अब आगे हम लोग समझेंगे एकांतर और अंतःकोण। ठीक, एकांतर और अंतःकोण किसे कहते हैं। एकांतर अंतःकोण क्या होता है, जेड आकार में विपरीत दिशा के कोण बराबर होते हैं। विपरीत दिशा के कोण जेड आकार में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको ध्यान से समझो, क्या लिखा है, जेड आकार में विपरीत दिशा के कोण बराबर होते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। क्या, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। अब ये एक लाइन है, एक लाइन ये गई है और एक लाइन इसको इस तरह से काट रही है। अब यहाँ पर जेड आकार में एक इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है, ये जेड आकार में बनाया हुआ है। अब इसका नाम अगर मैं 1 दे दूं, 2 दे दूं, 3 दे दूं, 4 दे दूं, 5 दे दूं, 6 दे दूं, 7 दे दूं, 8 दे दूं, इसका कहने का मतलब है एकांतर अंतःकोण जितना एंगल 3 होगा उतना ही एंगल क्या होगा, 6 होगा, और जितना एंगल 4 होगा उतना ही एंगल क्या होगा, 5 होगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब इसको जरा ध्यान से समझना। बोला है एकांतर अंतःकोण एंगल ऑन द अपोजिट साइड। ये क्या है, एंगल ऑन द अपोजिट साइड। ये क्या है, इसका अपोजिट क्या है, ये है। बात समझ में आया कि नहीं। इसको मैं मिटा देता हूं तब और समझ में आएगा। ये इसका अपोजिट क्या है, ये है। बात समझ में आया, अपोजिट साइड ऑन द ट्रांसवर्सल इनसाइड द पैरेलल लाइन दे आर इक्वल। अब देखो ये जो एकांतर अंतःकोण होता है वह हमेशा अंदर की तरफ ही बनते हैं। इसका मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। अब ये अंदर की ओर बने हुए हैं इसीलिए इनको एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। अब बाहर बना दोगे तो इसको दूसरा कोण बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सह अंतःकोण किसे कहते हैं, यानी को इंटीरियर एंगल। यहां पर बोला है एक ही ओर के अंदरूनी कोणों का योग हमेशा 180 होता है और इन्हीं को हम लोग सह अंतःकोण बोलते हैं। इंग्लिश में लिखा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल देयर सम इज ऑलवेज 180। जो अंदरूनी कोण होते हैं उनका योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमको सबसे पहले जानना है कि सह अंतःकोण किसे कहते हैं। तो सीधे लिखा है एक ही ओर के अंदरूनी कोण क्या होते हैं, सह अंतःकोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक लाइन इस तरह से खींचता हूँ, एक लाइन इस तरह से, दोनों बराबर है, इनको एक लाइन इस तरह से आके काट देती है। अब देखो जरा ध्यान दो, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सह अंतःकोण, यानी एक ही ओर के अंदरूनी कोण। अब ये एक ही ओर के हैं, इधर का ये भी है, इधर का ये भी। अंदरूनी कोण का मतलब जो अंदर की तरफ बने, बाहर की तरफ नहीं। तो अगर जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल इधर वाला भी होगा, इसी को हम लोग सह अंतःकोण बोलते हैं। अब ये वाला एंगल मान लो, ये वाला अगर मान लो आपका कितने 90 अंश का होगा तो ये भी क्या होगा, 90 ही अंश का होगा। इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब मान लो इधर वाला क्या है, इधर आपका कितना अंश का है, 100 अंश का है, और ये कितना है आपका 80 अंश का है, तब तो सही है। 100 प्लस 80 करोगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना ही चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है एक ही ओर के अंदरूनी कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 होता है। अब चाहे एक को बड़ा अंश हो, एक को चाहे छोटा अंश हो, और उनको जोड़ो, उनको अगर जोड़ो तो 180 आना ही चाहिए। माइक भी हमारा गिर गया यार। तो इस तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से बताया गया और समझाया गया रेखा और कोण। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और ये सब जो मैं लिखा था एकदम सटीक इसी तरीके से लिख लेना। और ये जो यहाँ पर नंबरिंग नहीं दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी में कर लेना। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तब आपको और आसानी से समझ में आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।